नमस्कार दोस्तों, द प्रिंसिपल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं शिव के उस रूप से जिस रूप का सर्वत्र वर्णन होता है, उस रूप से जो सृष्टि का सृजन करता है, उस रूप से जो हमारे वेदों में वर्णित है और जिसको लेकर के इस आधुनिक समाज में तमाम सारे लांछन लगते हैं। उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। यदि हम महाभारत काल में जाते हैं तो उन्हें किन्नर कहते हैं। यदि हम इंग्लिश इंडिया की बात करते हैं या वर्ड की बात करते हैं तो वो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। यदि हम आज के हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा पर बात करते हैं तो उन्हें हिजड़े कहते हैं। लेकिन एक ऐसा ही व्यक्ति, उसने दुनिया बदलने का काम किया है। गलती किसी की नहीं है, एक प्रकृति ने सृजन किया और सृजन को किस तरह से इस समाज ने विकृत किया है, इसकी एक स्टोरी है और उसमें किस तरीके से उससे एक जीत हासिल की है और बड़े झंझावतों के साथ लड़ते हुए हासिल की है। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर धनंजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर धनंजय बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, और द प्रिंसिपल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, उनको प्रणाम। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं अपनी स्टोरी से, जो मेरी सक्सेसफुल स्टोरी बाद में बनी, लेकिन दुखों से वो जब हम लोग ठोकरें खा के आगे बढ़ते हैं तो उससे लाखों लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए आप कि आप जब पैदा हुए थे तो क्या आपको उसके बाद में जब आपकी समझ विकसित हुई तो क्या आप जानते थे आप ट्रांसजेंडर हैं? ट्रांसजेंडर और ये जो शब्द हैं, जो दुनियावी शब्द हैं, इसके बारे में तो नहीं किसी को पता होता। जब हम इस दुनिया में आते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चिल्लाते हुए तो नहीं आता मैं लड़का आ गया, मैं लड़की आ गई हूँ। उसकी समझ, किसी की भी समझ, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, धीरे धीरे अपनी समझ को विकसित कर मानव विकास के जो क्रम में है वो आगे बढ़ता है। 3 साल, 5 साल, 4 साल की एज में जब हम ती बोलना शुरू करते हैं, दुनिया में जो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक पहचान है, वो पैदा होते ही नहीं आता। चले, तो आपको कैसे पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मैं 3 से लेकर 5 साल की एज में, क्योंकि एक दिन में क्लिक नहीं होता कि मैं आज लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। 3 से लेकर 5 साल की एज तक आते आते एक समझ विकसित होती है हर बच्चे का। उससे मुझे समझ आना लगा कि मैं जिस शरीर में पैदा हुई उससे उलट अपने आप को मान रहा हूँ। तो वो एक व्यवहार बदलता रहा धीरे धीरे। 5 साल की एज में मैंने अपने आप को लड़की मानना शुरू कर दिया था। या आपने लड़की मानना शुरू कर दिया था। तो आपके माता पिता या दूसरे लोगों ने समाज में कोई स्थिति हुई कि उसका विरोध हुआ या कोई चीज हुई, कैसे हुआ? विरोध तो नहीं, तो शुरू में ऐसे हंसी मजाक होता है, बच्चा को लड़की जैसा है या लड़के जैसा व्यवहार करता है तो घर वाले उसको एक तरह से मतलब उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं कि बच्चा है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आती है 10-12 साल की एज के बाद। तो अच्छा, 10-12 साल के एज के बाद में तो जब आपको महसूस हुआ कि आपके शारीरिक परिवर्तन दूसरे तरह से जा रहे हैं, और उस स्थिति में माता पिता ने फिर क्या किया, कैसे आपको सपोर्ट किया या क्या किया? 6 साल की एज में जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो तब मुझे थोड़ा समझ आने लगा दुनियावी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। घर में हम लोग जेंडर न्यूट्रल समाज जैसे फैमिली होती है, एक ही वॉशरूम होता है, सब लोग उसी में जाते हैं। लेकिन बाहर जाते ही हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं, मर्द औरत की नई अलग लाइनें होती हैं, मर्द औरत का वॉशरूम अलग होते हैं, हर चीज़ अलग, हॉस्टल अलग है, तो ये समझ आना शुरू हुआ। उसमें लगा कि हम फिट नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं अपने आप को औरत वाली लाइन में खड़ी करती हूँ या औरत वाली वॉशरूम में जाती तो दुनिया वाले नहीं जाने देते, तो हमें लगता हम फिट नहीं हो रहे हैं समाज में। 7 साल की एज में मैं अपने माता को मैंने बताया कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, तो उन्होंने पिताजी से बात की और फिर
ये जो तांत्रिक होते हैं पंडित, इनसे बात की। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है, कोई प्रेत आत्मा आ गई। तो फिर झाड़ फूँक शुरू हुआ। झाड़ फूँक से धीरे धीरे वो जो जब वो नहीं ठीक हुआ कि तो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे गर्म चिमटे से मारना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने कहा कि मुझे संबोधित करके बोला कि इस बच्चे को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत पिटाई, मतलब इस तरह पीटा गया मुझे। और जब नहीं असहनीय हो गया पीड़ा, क्योंकि छाले पड़ गए थे शरीर पे, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे में। तो ये जो उन्होंने समझा कि चुड़ैल गई है, लेकिन वास्तव में आपने डर के कहा। हाँ, डर के बोला। और फिर ये बढ़ता गया। और साथ साथ में मेरे आस पड़ोस के लड़के जो हैं, जो एक अंकल थे, वो मैं सेक्सुअल अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और आवाज़ को दबा दिया गया, डरा धमका के। घर में भी बात होती थी, लेकिन कोई इसको तवज्जो नहीं देता। जैसे एक होता है ना कि आप स्कूल में, कॉलेज में एक बड़े टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको कैसे फील होता था? ये इतना आसान नहीं था। मैं उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ पर इंसान डिप्रेशन में रहता है, जेंडर डिस्फोरिया। आपको परिवार ने मदद की, कैसे समझाया, कैसे आपको मोटिवेट किया? परिवार का सपोर्ट उसमें सिर्फ माता का रहा। पिता तो एक होता ना, पेट्रियार्की होती है, मर्द सत्ता होता है, उसमें कोई इंसान कोई अपने आप को मर्द से औरत या औरत से मर्द समझे तो वो उनके लिए मान सम्मान की बात हो जाती है। और क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा कोई बच्चा हिजड़ा थोड़ी पैदा, मतलब कोई इंसान हिजड़ा थोड़ी पैदा कर देगा। तो मर्द को लगता है मैं हिजड़ा थोड़ी पैदा कर सकता हूँ उनको। तो ये फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो नहीं रहा है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा इसका अपोज होना शुरू हो गया। और जब जैसे जैसे एज बढ़ती आप तो उत्तर प्रदेश के, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के में पैदा हुई हैं, प्रयाग, उस समय देवप्रयाग में जी। तो वहाँ से यहाँ चंडीगढ़ कैसे आना? मेरा 1971 में जन्म हुआ और मेरे फादर की भी कुछ महीने पहले ही 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई थी। अच्छा, तो आ गए। तो तब हम लोग, तो आधुनिक शहर है, यहाँ पर भी आकर के उन्होंने नहीं इसको समझा। मुझे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन समझदार नहीं है। लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में हो सकता है, मुझे लगता है, बट एजुकेशन अलग चीज़ होती है, एजुकेटेड होना अलग चीज़। लेकिन यह माता कितनी पढ़ी थी? माता मेरे अनपढ़ है, पिता भी अनपढ़ ही है। तो माता ने कितना आपको किस तरीके से मोटिवेट किया, क्या आगे? देखो, माँ को तो अपना बच्चे सभी प्यारे होते हैं, और माँ ने मुझे सपोर्ट किया। माँ ने मुझे हमेशा से ही अपने सीने से लगा के रखा और समाज से हमेशा बचा के रखा। बट ये कि वो हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, अगर पढ़ लिख जाओगे तो फिर बाद में नौकरी वगैरह लग गई तो अपना भविष्य अपने आप ही आपके हाथों में रहेगा। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं हो, जेब खाली है, नौकरी है, खाने के लाले, तो आपका भविष्य का निर्धारण दूसरा कोई करेगा। जब सेल्फ डिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप अपना भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। यह किसी पे भी लागू हो सकता है। पढ़ने के दौरान और उस दौरान क्या कभी कोई ऐसे हादसे हुए हैं, कोई चीज़ हुई जो आप बताना चाहें कि जिसमें जो आपको सेक्सुअल कुछ समस्याएं पैदा हुई? बिल्कुल। मैं 93 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर किया, गवर्नमेंट कॉलेज 46 में टॉप किया था। BA ऑनर्स हिस्ट्री में मैंने किया, और बाद में मैंने काफ़ी सारी और लैंग्वेजेस भी सीखी, फ्रेंच भी सीखी, डिप्लोमा किया, रशियन लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस। 93 में मेरे, जब मैं टॉपर थी हिस्ट्री में, तो उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के MA हिस्ट्री में एडमिशन लिया, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो कुछ 1-2 महीने बाद मेरे साथ रैगिंग हुई, और रैगिंग जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट उसके बैक साइड पे लड़के मुझे खींच के लेके गए, पकड़ के उन्होंने रैगिंग किया मेरे साथ, और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग गई अपने आप को बचा के। फिर मैं डिपार्टमेंट वापस नहीं आई, और इसी तरह 94 में मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया, LLB में, और इवनिंग में एडमिशन हुआ मेरा। 9 बजे रात को करीबन क्लास ख़त्म होती थी, 5:30-6 बजे शुरू होती थी क्लास। तो ऐसे ही 1-2 महीना चलता रहा, और तब रैगिंग खुल के होती थी, मतलब रैगिंग का कोई कानून नहीं था। ये 90 के 98 ऐसे के बाद ये कानून बना। उस समय खूब क्लास में स्टूडेंट आ जाते थे जो सीनियर रहते हैं, और टीचर को बाहर भेज देते थे इंट्रोडक्शन के नाम पे, कि हमने इंट्रोडक्शन करना, वो इसके नाम पे रैगिंग करते थे। तो एक मेरी क्लास ख़त्म हुई रात को, तो एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम्हें सीनियर बुला रहा है कोई,
तो वो एक रूम में लेके गए, वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे हुए थे। उन सब ने मेरे साथ रैगिंग किया और मेरे कपड़े उतार दिए, तो और सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की। तो मैंने उनके पाँव में गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो। ये सारा ड्रामा 15-20 मिनट चला और एक लड़का ने कहा कि भाई छोड़ दो इसको, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं वहाँ से कपड़े पहन के फटाफट निकल गई। फिर वो भी मैंने लॉ भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक औरत जैसा इंसान तब ना औरत है ना मर्द है, उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल है, समाज में रहना आसान नहीं है। तो फिर मैंने लुक छुप के ऐसे पढ़ना शुरू किया, डिप्लोमा किए जिसमें छोटे छोटे कोर्सेज थे और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है बहुत लेट हुआ, जब मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके अपने लिए जगह बनाई दुनिया में। तो ये जो एजुकेशन के टाइम पे मेरे साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हरासमेंट हो, जिस कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी जब पड़ी। ये सारी चीज़ें होती थी तो बचपन से ले करके वो आपके कैसे बचपन में होता था? अड़ोस पड़ोस या कोई आपके साथ कुछ व्यवहार होता था, कैसा होता था? अड़ोस पड़ोस के लड़के भी छेड़ते थे, छक्का इजड़ा, इस तरह टेम्पू बोलते थे, परोठा। और मुझे उन शब्दों का तो ज़्यादा जानकारी नहीं, बट ऐसे डेरोगेटरी जो शब्द थे अपमानित करने के लिए, मतलब लड़कियों जैसा चलना, तो मैं लड़कों के सामने अपना सामना नहीं कर पाती थी, उनके सामने नहीं गुजरती थी। जब लड़के चले जाते तब जाके मैं उस रास्ते पे गुजरती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं हंसी का पात्र बनूंगी और ये लोग हंसेंगे मैं। हाँ, तो ये सब चलता रहा। लड़के मतलब अड़ोस पड़ोस के लड़के अब्यूज़ करते थे। एक अंकल था, वो मुझे मतलब टॉफ़ियाँ देता था और अपने थाइस पे बिठा लेता था। तो वो अपने थाइस पे मुझे रब करता था, रगड़ने की कोशिश करता। तब तो मुझे समझ नहीं थी, ये 6-7 साल की 5-6 साल की बात होगी, यूनिवर्सिटी की में कैंपस की बात। तो तब मुझे समझ नहीं था, और धीरे धीरे अब जाके समझना कि ये तो गुड टच बैड टच अब सिखाया जाता स्कूल में, कि कोई टच करता आपको तो आपको प्रतिकार करना, उसका ऑब्जेक्ट करना चाहिए। तब ये सब चीज़ें नहीं, अगर पेरेंट्स को बताते थे तब भी वो लोग कहते थे नहीं ऐसे अंकल तो कोई कुछ नहीं करता, कोई किस करता है तो भी लगता कि हाँ ये अपनापन दिखा रहा है। लेकिन किसी के चूमने से, किसी ने अपने गोदी में बिठाने का बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं। आज के समय में ये सबको समझ होना चाहिए। और अपने कभी खेलते दोस्तों के साथ जाते, कहीं कोई घटना हुई हो? खेलते हुए देखिए, स्कूल में हम लोग खेलते थे तो जो लड़के थे अपने साथ मुझे गेम्स में नहीं खिलाते थे। ये कहते हैं लचीले शरीर से हॉकी नहीं खेली जाती हैं, मुझे मतलब निकाल देते थे गेम से। और मुझे ये कहा जाता था कि तुम लड़कियों वाले तो अपने ये दर्द किससे आप शेयर करते थे? कोई सुनने वाला नहीं था, मतलब अपने आप को अंदर घुटन होती थी और अकेले में रोना पड़ता था। जैसे स्कूल से भाग के 2 बजे छुट्टी हुई तो फटाफट घर आए और घर आके कमरा बंद करके पहले तो खूब रोए इस तरह से, और ये सब। तो कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके लिए बीभत्स हो, आप उसमें बिल्कुल रोते, परेशान, गिड़गिड़ाते, असहाय महसूस किए हो? 2002 की बात है। हम जो हमारे ग्रुप था, और ग्रुप में मैं एक घटना थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। 98 की बात है। तो उस डिप्रेशन में मैं एक पार्क में गई, शांति कुंज चंडीगढ़ में। वहाँ पर एक बच्चा मतलब 16-17 साल का था, वो भी ट्रांस वुमेन थे। तो वो मुझे मिला और उसने मुझे पहचान लिया। मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं कभी किसी को मिली नहीं थी। मुझे लगता था शायद मैं दुनिया में अकेली हूँ। मैंने कभी किसी ट्रांस वुमेन को नहीं देखा था। सिर्फ किन्नर भी देखते थे, हम छुप जाते थे कहीं मुझे पकड़ के ना ले जाए। तो वो मुझे मिला और उसने मेरे को कहा कि तुम अकेले नहीं उस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, तुम मिलना चाहोगे? तो फिर अपने ग्रुप में मिलाया। और 98 में जब उन्होंने ग्रुप में मिला तो हम लोग फिर सेक्टर 17 में कार्निवल होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो करवाते थे। तो हम लोग इकट्ठा होते थे, सैटरडे संडे सब फ्री होते थे, हम लोग आते थे। उसमें 20-25 ऐसे ट्रांस वुमेन जो लोग थे, जो जेंडर न्यूट्रल भी थे, वो लोग आते थे और बात करते थे। हम अपनी परेशानियों को या अपनी जो चीज़ों को शेयर करते थे। अच्छा लगता था, हम लोग हंसी मजाक करते थे क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं था। हम आम दुनिया में एक तो ये बात नहीं कर पाते थे और कभी कभी हमें छुपाना भी पड़ता था, लेकिन अपने जैसे लोगों के बीच में कोई छुपाना नहीं पड़ता था, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार ऐसा हुआ, हम रात को करीबन 9 बजे करीब जब सैटरडे की बात है, कार्यक्रम ख़त्म हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो मैं घर जाने लगी और एक लड़का मुझे फॉलो करने लगा। और फॉलो करते करते वो फाउंटेन के पास आया, उसने मेरे से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगा। तो मैंने कहा मैं तो सिगरेट पीती नहीं हूँ।
तो वो धीरे धीरे मेरे से बातें करने लगा और मुझे मेरा मन मतलब टटोलने लगा, बहलाने लगा। तो करीबन 15-20 मिनट चलता रहा और मुझे लगा कि एक फेमिलियर जैसा हो गया, वो दोस्त जैसा लगने लगा, अच्छा लड़का है। तो उसने कहा हम लोग गेड़ी मारते हैं। और उसका एक और फ्रेंड था, उसने उसको बुलाया और कार में बिठाया मुझे। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने कहा कि 15-20 मिनट में तुम्हें छोड़ देंगे, घर चले जाना। तो मैं उनके साथ कार में चले गई और कार में गई। तो कुछ देर बाद घूमने के बाद मैंने कहा मुझे जाना है। तो उसने उसके पास पिस्टल थी, उसने पिस्टल निकाली और मेरे कमर पे रख दी। उसने कहा कि अगर तुमने चिल्लाया तो मैं मार देंगे। और तो मैं एकदम से डर गई और मैंने कहा अपने आप के अंदर से बोला कि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो मार देगा मुझे, अभी वैसे भी तो फंसे हुए हैं, अगर मैंने इसका प्रतिकार किया, इस ऑब्जेक्शन किया तो ये मार देगा, इससे अच्छा कि सरेंडर कर दो, कम से कम बच तो जाओगे। तो वो मुझे अम्बाला लेके गए, अम्बाला कैंट में कहीं अनजान जगह पे। तो वहाँ लेके गए, वहाँ 20 लड़कों ने मेरे साथ, एक हॉस्टल था वहाँ पर, 20 लड़कों ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया। एक एक करते आते रहे और सुबह करीबन 4-4:30 बजे वो लोग मुझे उठा के, और मैं करीबन 4:30 बजे तक मेरी हालत ख़राब थी, मेरे दोनों पाँव काँप रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने उठा के, मारुति कार थी उसमें मुझे रखा और अम्बाला कैंट में मुझे वहाँ छोड़ दिया, अम्बाला कैंट के बस स्टैंड पे। मैं करीबन वहाँ 1 घंटा बैठी रही और क्योंकि हिम्मत नहीं थी और मेरे पास पैसे नहीं थे आने के लिए, बस में आने के लिए। तो मैं किसी तरह एक बस, हरियाणा रोडवेज की बस आई, उसमें बैठी और जब बस में बैठी कंडक्टर आया तो उसने पैसे मांगे। तो मैं मतलब मुझे रोना आया और मैंने उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पर्स गुम हो गया। मैंने उसको वो पूरी घटना बताई नहीं। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चल पड़ो। वो मेरे पास बैठ गया। वो भी मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब उसने अपने थाइस पे, अपने जांघों पे मेरे हाथ को रगड़ना शुरू किया। उसने कहा चलोगे मेरे साथ? तो मैंने सोचा अगर मैंने इसको मना किया या इसको कुछ बोला तो मुझे उतार देगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा ठीक है, चंडीगढ़ पहुंच के बात करते हैं। तो जब बस स्टैंड लेके आया सेक्टर 17 में, उसने कहा मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही वो गया तो मैं वहाँ से भाग गई किसी तरह, जैसे भी जिस हालत में। इस तरह की घटनाएं और भी हुई? 2004 में दोबारा हुआ। 2004 में पंचकुला में सेक्टर 8 में मेरे को मेरे जानकारी थे, वो करीबन 1-1.5 महीने से मेरे साथ दोस्ती में था। हालांकि वो दोस्त तो किसी का भी बन सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई किसी का रेप कर दे या रेप करने के लिए कोई दोस्त, सेक्सुअल अब्यूज़ करने के लिए दोस्त बनाए। आम लोग भी दोस्त बनाते हैं। तो हम लोग भी उसी संसार में हैं और हमें लगता है कि हम लोग इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी के, कि हमें प्यार नहीं मिलता, कोई हमसे प्यार से बात करता है, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते शायद मेरे साथ गलत करेगा। तो उसने अपने रूम पे बुलाया मुझे एक दिन और वहाँ पर ये लोग जो 7-8 लड़के शराब और खाना वगैरह खा रहे थे। उन्होंने कमरे को लॉक किया और मुझे पहले तो पीटने के बाद एक एक करके उन लोगों ने मेरे साथ रेप किया। और एक लड़का बाद में आया बुलेट में, उसने तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही अत्याचार किया। मतलब उसने बांस के डंडे से मुझे खूब पीटा और उसके बाद रेप करने के बाद उसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। ये जो घटनाएं हुई मेरे साथ, ये मानसिक तनाव, मानसिक जो इतना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। ऐसा नहीं लगा कि इससे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? आत्महत्या का मैंने 2002 में सोचा था। 2002 में मैं घर से भाग गई और एक पास में जंगल था, वहाँ पर गई तो पेड़ में मैंने जो मेरा कपड़ा लेके आई थी वो बांधने की कोशिश की और साथ में पुरानी बातों को सोचा कि मैं कितना अच्छा पढ़ने में थी, टॉपर थी। मैंने सोचा था मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती रही, कितना कुछ सोचा और आज मैं इस कगार पे पहुंच गई कि अपनी इस दुनिया से जाने के जा रही हूँ। तो लेकिन एकदम से दिमाग में आया कि मैंने तो कोई गलत नहीं किया, लोगों ने रेप किया, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैंने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, तो फिर मैं क्यों मर रही हूँ? वो तो मर नहीं रहे, वो तो एंजॉय कर रहे हैं लोग, दुनिया सारा। मैं मर भी जाऊंगी तो दुनिया तो एंजॉय करती रहेगी। 2 दिन माँ बाप भी रोएंगे, फैमिली वाले रोएंगे, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं किस लिए मर रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया। तो फिर मेरे दिमाग में है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे इनका जवाब देना और मुझे जवाब देने के लिए एम्पावर होना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझ पाया,
क्योंकि मैं अपने आप को समझ ही नहीं रही थी कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। जैसे प्रियंका गांधी एक चीज कहती हैं, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल ये दिमाग में आता है, एक स्थिति आती है। कोई भी इंसान जब भी मुझे लगता है शायद मैं उस स्थिति में थी कि मैं आत्महत्या कर रही थी, और मुझे लोगों का भी पता है जो आत्महत्या करते हैं, शायद वो भी सोचते होंगे एक बार कि मैंने ज़िंदगी में ये काम किए हैं और आज मैं इस कगार में आ गया। वो कितना डिप्रेशन में होगा। कैसे आपने अपने आप को ग्रूम किया, कैसे फिर आगे चीज़ें करी कि आज आप इस मुकाम पे? हाँ, 2002 में जिस तरह से मैं उस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही थी उस डिप्रेशन से, तो मुझे मैं एक दिन कहीं जा रही थी तो बस स्टैंड में मुझे सेक्टर 70 में एक दोस्त मिला और उसको घर से निकाल दिया गया था और वो इसी तरह भटक रहा था वहाँ पर। हाँ, वो भी उसने मुझे देखा और मैंने भी उसकी तरफ देखा। मुझे लगा कि हम एक जैसे ही हैं, क्योंकि नज़रें एक दूसरे को पता लग जाता है कि इंसान चलते उठते बैठते समझ आ जाता। उसने मुझे इशारा किया, बुलाया मुझे और विश करने के बाद हम एक दूसरे की स्टोरी सुनी तो हमें लगा कि हम एक जैसे ही हैं। हम लोगों ने एक जैसे अत्याचार सहे हैं और तब ये नहीं पता तो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो हमें लगता है हमारा ही जो दुख है बहुत बड़ा है, हम ही सब दुनिया में इतने दुख झेलते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ आना शुरू, उसने मेरे को बताया कि मैं एनजीओ में काम करता था, नाज फाउंडेशन और भी डार्ट एक एनजीओ, वहाँ पर उसने काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने मुझे सलाह दी कि हम एनजीओ बनाएंगे और अपनी कम्युनिटी पे फोकस करेंगे, सीबीओ मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सलाह दी। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं यही चाहती थी कि अपने लिए तो मैंने खूब जिया, अपने लिए दुख भी इकट्ठा किया, अपने लिए हमारे इतना सारा स्ट्रगल रहा। तो अब तो उम्र भी 32-34 साल की हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, अपने लिए जितना हमने दुख सहा बाकियों को नहीं सहने देंगे, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और एकदम से तो कोई इंसान के पास सारे राइट्स नहीं आ जाते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़नी थी। कैसे शुरू किया? फिर हम लोगों ने रेपो बिल्डिंग की, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनसे मतलब उनसे बात की, उनको इकट्ठा किया कि हमें कल 2 दिन पहले भी हमारे एक इवेंट थे, मैंने सबको 30-40 लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद, एक इंसान चिल्लाएगा तो कब तक चिल्लाएगा, लेकिन जब हम लोग समूह में होते हैं तो सरकार भी सुनती है और प्रशासन भी सुनता है। तो जैसे 1 नहीं 2 नहीं, हम लोग काफ़ी लोग इकट्ठा होते गए, लोगों की प्रॉब्लम शेयर करते, हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम, नाच गाना ये वो, तो लगा कि अब इकट्ठा हो रहे हैं। और 2009 में हमने फिर एक एनजीओ सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद फिर हम नेशनल लेवल पे भी काम करने, हमें पहचान मिलने लगी। 2012 में हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए सभी ट्रांसजेंडर, तो जिसमें मेरे गुरु लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उनके मार्गदर्शन में वो हमारे लीडर बने और हमने एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसका निर्णय 15 अप्रैल 2014 को आता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में फिर हमें 3rd जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन साथ साथ में मैं चंडीगढ़ में खूब अच्छा काम करने लगी और मेरी अच्छी पहचान बनी। 2013 में हमने पहला गर्व उत्सव, मतलब अपने आप को होने का, वजूद का हमने गर्व उत्सव मनाया और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसलिए शुरुआत की क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग 40 के प्लस जो लोग हैं उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मेरा टारगेट रहा कि हमें इनको इकट्ठा करना, इनको समझाना, ये पॉलिसी मेकर बनेंगे, ये IAS ऑफिसर बनेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। और मैंने फिर डिपार्टमेंट, जो फ्रेंडली डिपार्टमेंट होता है, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, वुमेन स्टडीज़, जो इमर्जिंग एरियाज़ थे, जो समाज के लिए काम कर रहे थे जो बच्चे, ये सफल प्रयोजन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला एक गर्व उत्सव हुआ और लगातार होता रहा। और आप देखिए 2017 तक आते आते पंजाब यूनिवर्सिटी उसी गर्व उत्सव का हिस्सा बन गई, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करते रहे। तो ये सब चीज़ें होती रहीं और जो स्ट्रगल था, ये जो पहले शुरुआत हुई थी अकेले से, फिर 2 हुए और 2 से अब हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अब मुझे कभी कभी तो ये नहीं समझ आता कि कितने लोगों को हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं और उनके मैं निदान की कोशिश करती हूँ। अभी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के लिए स्ट्रगल किया था मैंने, तो वो गवर्नमेंट का एक बोर्ड बना हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ों, इस मुद्दों पर मैं बात रखती हूँ। जब मैं मुझे लगा ये अगर सिस्टम को बदलना है तो हमें सिस्टम का पार्ट होना। एक समय में आप छिपते थे, बचाते थे, अपनी पहचान छिपाते थे। जी जी।
आज आप अपने उस पहचान को गर्व का रूप देते हैं। तो जब ये रूप देते हैं कि जो भी है प्रकृति की देन है और प्रकृति का, आपने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है उसके अलावा तमाम सारे धार्मिक ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, उनमें क्या आपको निचोड़ मिला है? जब मैं अपने आप से जूझ रही थी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं तो सबसे पहला वेदांत में आता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानिए, मैं कौन हूँ। वेद में तो ये आता है ना, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ। इसको खोजते खोजते समझ आना शुरू किया। वेद में एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, उसमें तृतीय प्रकृति का वर्णन है। और साथ साथ में फिर पुराणों में कई सारी कथाएं हैं जिसमें भगवान कृष्ण जो है मोहिनी रूप में आते हैं। शिखंडी का वर्णन है महाभारत में। शिखंडी पहले अम्बा होती हैं, वो 3 बहनें थीं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तो माँ अम्बा जो थी वो भीष्म पितामह को श्राप देती हैं उनको कि मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। तो ये उनका जन्म होता महाभारत में, फिर वो सामने आते हैं। अगर शिखंडी ना होते हैं तो महाभारत ख़त्म ना होता और भीष्म पितामह का भी वो मरते हैं। इसी तरह बृहन्नला का भी वर्णन है और रामायण में भी किन्नरों का वर्णन है। भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो वो किन्नरों को मतलब नर और नारी को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन किन्नरों को नहीं बोलते हैं। तो ये तमाम कथाएं हैं भगवान कृष्ण महाभारत में भी एक बार फिर मोहिनी रूप में आते हैं। और अर्जुन के बेटा जो था एक अभिमन्यु का तो चक्रव्यूह में उनका वध हो गया था, उनका बेटा एक और था जो उदुपी से पैदा हुआ था, उनका नाम था अरावन। और अरावन को भी माँ काली के सामने उनका बलि देना था, एक नर बलि, ताकि ये युद्ध खत्म हो सके और विजय प्राप्त हो सके। लेकिन रावण ने कहा कि मैं तो शादी करूंगा तब जाके अपना बलिदान दूंगा। तो शादी के लिए कोई नहीं माना, तो भगवान कृष्ण फिर मोहिनी रूप में आ गए और उनके साथ विवाह किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने पढ़ी हैं और धीरे धीरे जब ज्ञान इकट्ठा किया और समझ आना शुरू हुआ कि नर और नारी अकेले इस दुनिया में नहीं है, तृतीय प्रकृति के बिना नर और नारी कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। भगवान शिव को भी अर्धनारेश्वर रूप में आना पड़ा और वृंदावन में उन्होंने सखी के रूप में महारास में शामिल होना पड़े। गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। तो वृंदावन में सभी लोग सखी भाव में जाते हैं, सब लोग भगवान कृष्ण को ही पुरुष मानते हैं और खुद को एक सखी मानते हैं, उनका रूप। और हम लोग हमारे एक सहज प्रवृत्ति है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, हम ध्यान से देखें, हम उनको औरत की तरह सजाते हैं उनको, आप उनके, और वो टेढ़े होते, 3 त्रिभंगी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, तो हम उनको देखने के लिए खुद भी टेढ़े हो जाते हैं, एक औरत की तरह टेढ़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ते पढ़ते समझ आ गया, क्योंकि मुझे लगा था समाज को जब तक मुझे खुद समझ नहीं होगी और तब तक मैं समाज को समझा नहीं पाऊंगी। और मैं अभी भी समाज को ही, अपने समाज के सभी को भी बोलती हूँ कि एजुकेशन इज़ द विदाउट एजुकेशन वी कांट चेंज वर्ल्ड। आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे आप चाहते हैं कि ये समाज सशक्त हो? समाज को सबसे पहले एजुकेशन की लिटरेसी रेट बढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, ज्ञान ज़रूरी है। हम पढ़े लिखे हैं, साइन करना सीख गए, हम लाला बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन इंसान बनना कोई नहीं सिखाता। एम्पैथेटिकल अप्रोच, हम दूसरों के शूज़ में पाँव डाल के देखें कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, ये इंसानियत बनाना, ये एजुकेशन का पहला कार्य होना चाहिए। उसके लिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एम्पैथेटिकल होनी चाहिए। हमें बिजनेसमैन नहीं बनना। बिजनेस तो पुराने ज़माने में भी लोग भारत जो स्वर्ण चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, तो अब आज हम लोग इतने ऐसे मोड़ पे हैं कि हमें पेंडेमिक में हमें गरीबी से जूझना पड़ रहा है। तो आज हमें पेंडेमिक की आपने बात की, पेंडेमिक के दौरान आपने, महामारी का जब पहला दौर चला तब से ले आपने बड़ी सेवा करी, बड़े लोगों की मदद करी, कैसे क्या करके? जब ये अचानक से हुआ और हमें नहीं, किसी को भी नहीं पता, पूरी दुनिया इस चीज़ के पहले से रेडी नहीं था और इसमें सरकारों ने बहुत आगे काम किया नहीं किया तो सब जानते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर जगह इंजेक्शन भी जो थे वो कोविड के, वो सबको मेल फीमेल को लग रहे थे,
राशन बांटा जा रहा था, लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो मैंने चंडीगढ़ से ही बहुत अप्रोच किया सरकारों को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ने सुना नहीं। तो काफ़ी चिल्लाने के बाद, बहुत सारी शोर मचाने के बाद तब जाके कुछ मदद मिली। और फिर मैंने जो CSR है उसके थ्रू कंपनीज़ को कांटेक्ट किया। उसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने काफ़ी मदद की मुझे। और किन्नीर प्राइवेट सर्विसेज हैं जिसमें वो उनकी कंपनी, उसके थ्रू हमने बहुत सारा CSR के थ्रू राशन मंगवाया। और मैंने करीबन 1000 जो किट हैं वो ट्रांसजेंडर को यहाँ बांटी, और लगातार एक बार ही नहीं कि दे दिया ख़त्म, क्योंकि हर महीने तो सबको ज़रूरत है। और जब तक ये पेंडेमिक है, सभी ट्रांसजेंडर जो थे वो कुछ ना छोटे मोटे काम करते थे, चाय की दुकान चला रहे, कोई पार्लर में काम, उनका सब काम धंधा बंद हो गया। तो अभी तक मैं काफ़ी राशन वगैरह बांट। अब आप क्या कहना चाहेंगे जो इत्तेफाक से प्रकृति जिन्हें ट्रांसजेंडर बना के भेज देती है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी समाज को, सभी दुनिया के जो भाई बहन, उनको सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हमें कोई स्पेशल राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत बड़ा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस स्वीकार्यता चाहिए। और मैं अपने माँ बाप को या सभी माँ बाप को ये कहना चाहूँगे जिनके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा है, उनके घर में भगवान ने ऑलरेडी इक्वालिटी भेजी है। नर और नारी, उसके साथ साथ तृतीय प्रकृति उनके घर में ऑलरेडी है, उनके घर में इक्वालिटी है। लड़का अगर जॉब करने दूसरे जगह, दूसरे शहर में चले जाता है, लड़की शादी करके दूसरे शहर में चली जाएगी, तो माँ बाप का ध्यान रखने वाले हम जैसे बच्चे रहेंगे साथ में, तो उनको गर्व होना चाहिए उनके घर में नर, नारी और तृतीय प्रकृति है। जब मेरी एडमिशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, तो मेरी क्लास में जब टीचर आई तो उन्होंने कहा कि नाउ माय क्लास इज़ कंप्लीट। और पहले इतिहास में उन्होंने पहली बार ऐसा 3 लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और डिफरेंट इज़ नेवर रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। हर बच्चा इस धरती पर आया, वो किसी न किसी गुण लेके आया है। और शरीर से कोई इंसान नपुंसक हुए ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस समाज को आगे बढ़ाना है। आज समाज में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से राजनीति हो रही, जिस तरह से बस समाज में जो नपुंसकता आ गई है, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि आज अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बोलने से लोग डरने लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग किन्नर समाज है, वो लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने सूफीज़म शुरू किया, जो देवदासी प्रथा के प्रवर्तक थे। देवदासी कौन थे? देवदासी भगवान शिव के दरबार में, भगवान शिव के मंदिर में रहने वाले किन्नर लोग थे। वो भगवान शिव की जो मंदिर थे उसमें वो प्रबंधन करते थे। और भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो भक्ति आंदोलन जो भगवत गीता के एक श्लोक से शुरू हुआ, केवल मैं अहम पुरुषम। तो भक्ति में भी तो भक्ति आंदोलन में सब अपने आप को औरत मतलब सबको एक समान उससे देखना चाहिए। और सूफीज़म में भी ऐसा, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नी मैं रुसिया यार मनाना पाऊँ, मैनू कंजरी बनना पवे। तो ये जो चीज़ें हैं समाज में, जिस तरह से नपुंसकता की आप बात कर रहे हो, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा समाज जो है वो अंग्रेजी पद्धति है, जो लॉर्ड मैकाले वाले बाइनरी, मर्द औरत इसके अलावा कोई नहीं है। तो इस पद्धति को अभी तक उनके दिमाग में जड़ कर गई है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है कि इसके अलावा कोई और नहीं होता है। हमें फिर पुरातन संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। हमें अपनी पुरातन संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातें बताई प्रोफेसर धनंजय ने, और उन्होंने जो चीज़ें बताई, निश्चित रूप से हमारे समाज को बदलना पड़ेगा। हमारे उन माँ बाप को सोचना होगा कि उनका क्या दोष है, जो आए हैं वो प्रकृति ने भेजे हैं, वो शिव के रूप हैं, वो कृष्ण का रूप हैं, वो तमाम सारी उनके, तो अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका रूप है। और यदि उसने भेजा है, प्रकृति ने भेजा है, तो आप कौन होते हैं उनके साथ में भेदभाव करने वाले? तो निश्चित रूप से, और बड़ी अच्छी बात कही कि सशक्त होना चाहिए, सिर्फ शिक्षा की डिग्रियों से नहीं, अपने ज्ञान से भी। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से तमाम समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी का धन्यवाद, और आपसे आग्रह है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और
इसको आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे हम ऐसी ही अच्छी मुलाकातें आपकी कराते रहें। इस खास मुलाकात में हमारे साथ प्रोफेसर धनंजय थे और धनंजय जी ने बहुत सारी आपको बातें बताई। अगले बार हम फिर से अपने इस कार्यक्रम में कुछ और शख्सियतों को लेकर के आएंगे, कुछ और मुलाकातें कराएंगे और उनके निजी अनुभव साझा करेंगे, जिससे आप जानें कि समाज कहाँ है और समाज में क्या बदलना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और उसे आगे से आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।